नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं ये विचार कर रहा था कि बिहार में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर लिस्ट में रिवीजन किया जा रहा है, इंटेंसिव इलेक्टोरल रिवीजन जिसको बोला जाता है, और शॉर्टकट में इसको SIR नाम दिया गया है सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और सही टाइम में एडिटोरियल भी आ गए हैं, लेकिन जो एडिटोरियल आए हैं वो काफ़ी लेट आए हैं, पहले ही आ जाना चाहिए था। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है ऐसे समय में बहुत जल्दी बिहार में चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला है और ज़बरदस्त टक्कर मिल रही है यदि इंडिया गठबंधन से, मतलब कांग्रेस ने जो नया गठबंधन बनाया है उससे। तो ऐसे समय में यदि इलेक्टोरल का रिवीजन कर दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है अभी हाल फिलहाल की सरकार को मिल जाएगा। जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, एकदम नजदीकी हार जीत हो रही है, वहां से बहुत सारे लोगों को यदि वोटर लिस्ट से आउट कर दो तो सीधा सीधा फायदा किसको हो जाएगा? बीजेपी को हो जाएगा। वो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। एक राजनीतिक एंगल यहां पर ये लगाया जा रहा है। इसके अलावा कुल मिलाकर के देखा जाए, बहुत सारे जो वोटर लोग हैं, वोटर जिसने ऑलरेडी से वोट डाला है वो भी इससे बाहर हो जाएगा। जल्दबाजी में वो कागज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, ऐसा होने वाला है। अब आप ये समझ लीजिए, जो स्कूल गया ही नहीं है उसको बोलेंगे कि आप स्कूल का सर्टिफिकेट लेकर के आइए, जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए। जिसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में ही नहीं हुई है वो व्यक्ति कहाँ से जन्म सर्टिफिकेट लाएगा? पासपोर्ट कहाँ से लेकर के आएगा? इसके अलावा जमीन के मालिकाना कागजात भी मांगे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, बारिश के मौसम में हो रहा है ये प्रोग्राम। ऑलरेडी से बहुत सारे एरिया में बाढ़ आ गई है, बाढ़ से प्रभावित हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल लोग खुद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस एरिया तक वो खुद नहीं पहुंच पाएंगे। बारिश के समय में गांव देहात में काम नहीं रहता है, तो बहुत सारे जो बिहार के लोग हैं ना, कमाई करने के लिए चले जाते हैं बाहर। वो कहाँ से कागज भेजेंगे, कैसे करके कागज प्रस्तुत कर पाएंगे? मतलब वो सब लोग वोटर लिस्ट से आउट हो जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए, इसको सरकार ने क्या काम कर दिया है, एक प्रकार से आउट करने का एनआरसी बना दिया है। जिस प्रकार से असम में एनआरसी हुई थी, एनआरसी हुई जरूर थी लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई थी। यहाँ पर तो कोई भी कानूनी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जो इसकी देखरेख करेगा, इसलिए इसका इतना ज्यादा विरोध हो रहा है। और विरोध होते होते ये कहाँ पहुंच गया है? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट यदि इसके ऊपर रोक नहीं लगाता है ना, तो लगभग 2 लाख लोग तो वोटर लिस्ट से आउट हो जाएंगे। पहले नागरिकता सिद्ध करने के लिए सरकार खुद प्रयास करती थी, अब हमारे ऊपर डाल दिया गया है कि आप कागज दो। खुद तो कागज लेट देते हैं, जन्म प्रमाण पत्र लेट से बनाते हैं, लेकिन हमको बोल रहे हैं 1 महीना के अंदर में ही आप कागज लेकर के आइए। यदि वोट देने से रोका जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि लोग उस सरकार को नहीं चुन पाएंगे ना जो उनको चाहिए। दोस्तों, आज है 9 जुलाई 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। पार्टिकुलरली एडिटोरियल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करें, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। विपक्ष की पार्टियां, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि बिहार में हाल फिलहाल में चुनाव होने वाला है और इतने जल्दी से लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए उनको बोला जा रहा है। इससे क्या होगा? लोग चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अपनी मनपसंद की सरकार उनको नहीं मिल पाएगी। ये नुकसान यहाँ पर होने वाला है। सबसे ज़्यादा नुकसान होगा माइग्रेंट्स वर्कर्स को, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाई करने के लिए जाते हैं।
बिहार राज्य से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले लोग जाते हैं दूसरे राज्य में कमाई करने के लिए। आपको जो लाइन रहेगी आंसर राइटिंग के लिए, उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। द हरीड एंड ओपैक रिवीजन is a form of demographic manipulation and part of a broader political project aimed at weakening pluralism। इसका मतलब ये है सरकार बहुत ज़्यादा जल्दी में है, साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। आप कुल मिलाकर के डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं और ये सरकार की सोची समझी चाल हो सकती है जिसका उद्देश्य है बहुलवाद प्लूरलिज्म को कमज़ोर करना। ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो अपोजिशन पार्टी है वो ज़बरदस्त टक्कर दे सकती है बिहार में। शायद इसी के डर से केंद्र सरकार ने इस प्रकार का रिवीजन चालू किया है। मतदाता सूची का जो रिवीजन किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है, बिना पर्याप्त जानकारी दिए तेजी के साथ में और चुपचाप तरीके से किया जा रहा है। ना इसमें ट्रांसपेरेंसी है, ना इसमें जनता को सूचित किया गया है। साथ ही साथ जनसंख्या में हेर फेर करने का कुल मिलाकर के सरकार का इरादा है। इसका मतलब ये है इस प्रक्रिया के माध्यम से जानबूझकर कुछ विशेष समुदाय को, समूह को वोट डालने से रोका जा रहा है, मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है, जिससे किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल सकती है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल जाएगी। ये सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित है। ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य छिपा हो सकता है जो किसी पार्टी या समूह के हितों की पूर्ति के लिए हो रहा है। इसका उद्देश्य है बहुलवाद को कमज़ोर करना, प्लूरलिज्म को प्रभावित करना। मतलब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, जात, भाषा, गरीब, अमीर, विचार वाला, आप इनको रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर निशाना बनाया जा सकता है, मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। तो ये बहुलवाद को कमज़ोर करने की एक रणनीति होती है। अब आगे बोला जाता है कि देखिए, भारत में नागरिकता और वोट देने के अधिकारों को लेकर के जो नया ढांचा बन रहा है, खास करके दस्तावेजों के बेस पर, वो लोकतंत्र को कमज़ोर कर सकता है। बिहार में चल रही प्रक्रिया इसका ताज़ा उदाहरण है, जो संविधान के आत्मा के विरुद्ध में जाती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पिछले कुछ साल में हम ये देख रहे हैं कि सरकार या फिर सरकार की कोई संस्था जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये तय करने लगी हैं कि कौन सच्चा नागरिक है, कौन वोट देने की योग्य है। ये प्रक्रिया पहले की तुलना में और भी ज़्यादा जटिल हो गई है एंड दस्तावेज बेस्ड एंड एक्सक्लूसिवरी हो गई है, मतलब बहिष्कारणात्मक हो गई है, बहिष्कार करने वाली। ये परिवर्तन अभी बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी इलेक्टोरल रोल रिवीजन में सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई दिया है। ठीक है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ महीने पहले ही बिहार में चुनाव होने वाला है, उसके जस्ट पहले ही आप ये कदम क्यों उठा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है। SIR नाम दिया गया है इसको, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोला जाता है। अब ये जो केस है ना, सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया है। ये प्रक्रिया इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है, बिना ट्रांसपेरेंसी के हो रही है कि जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है ना, वो भी इससे बाहर हो जाएंगे। उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वे भारतीय नागरिक हैं, और यदि उनके पास सही दस्तावेज नहीं है तो आप वोटर सूची से बाहर हो जाओगे। भारत का संविधान कहता है सब नागरिक समान है, बंधुत्व एवं न्याय की गारंटी देता है, लेकिन यदि प्रोसेस के जरिए लाखों लोगों को बिना उचित रीज़न के वोट देने से आप वंचित कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। अब एनीथिंग बट ए रूटीन अपडेट, सरकार ने क्या बोला है कि कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार से रूटीन अपडेट है, लेकिन इसको गहराई से समझना जरूरी है। जो प्रक्रिया बाहर से देखने में सिंपल लग रही है ना, असल में वो बहुत गंभीर है और असामान्य है।
ये पंक्ति बताती है कि ये प्रक्रिया केवल एक टेक्निकल या फिर नियमित सूची संशोधन तक सीमित नहीं है। इसमें नए नए नियम आ गए हैं, नए नए दस्तावेज मांगे गए हैं एंड इसका जो इफ़ेक्ट है काफ़ी डिटेल में पड़ने वाला है। लगभग 4.5 करोड़ मतदाता जो बिहार के कुल मतदाताओं का 60% हैं, इनको अब नई सूची के अनुसार अपनी एलिजिबिलिटी पात्रता सिद्ध करने के लिए नए नए डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, वोटर आईडी से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर के सूची में आपको शामिल होना है तो इसके लिए काफ़ी नियम कानूनों में बदलाव आ चुका है। पहले की तुलना में अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना भी काफ़ी मुश्किल काम हो गया है। सरकार तो बोली है जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम हटाएंगे, जो नया जन्म हुआ है, जिनकी उम्र हो चुकी है 18 साल, उनका नाम जोड़ेंगे। SIR के हिसाब से देखा जाए, कोई भी व्यक्ति जो 2003 की इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं था ना, अब उसको सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है कि 2003 में जिसने वोटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया है उसको बोलेंगे कि आप फिर से नागरिकता सिद्ध करो। आपसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग डॉक्यूमेंट, लैंड डीड मतलब भूमि स्वामित्व के कागजात मांगे जा रहे हैं या फिर ऑफिशियल सिटीजनशिप पेपर आपको देने पड़ेंगे, जो कि शहर में तक नहीं मिल पाते हैं तो गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार से वोट डालने की प्रक्रिया और भी ज़्यादा जटिल होते जा रही है। अब इसमें दिक्कत ये है, सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र मांगा है। जन्म प्रमाण पत्र आप कौन से टाइम में दे देते हैं, जो कि उनसे कह रहे हैं कि आप टाइम में जन्म प्रमाण पत्र प्रोवाइड करिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि वो इनको जारी करें, लेकिन जिम्मेदारी अब नागरिक के ऊपर डाल दी गई है। इतिहास में राज्य सरकारें इस कार्य को बड़े पैमाने में करने में असफल रही हैं और अब ये बोझ आम लोगों पर डाल दिया गया है कि वो खुद कागज लेकर के आए। आगे बोला जाता है कि जिसे मतदाता सूची का एक न्यूट्रल या फिर साफ सफाई अभियान आप बता रहे हैं, ठीक है, चुनाव आयोग क्या बोल रहा है, नॉर्मल है एंड ये चीज़ निष्पक्ष है, इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। ECI ने बोला है कि जो अनधिकृत है या फिर गलत नाम है उनको हम सूची से हटा देंगे, लेकिन असल में इसका उद्देश्य केवल टेक्निकल सुधार नहीं है, इसके पीछे समाज और राजनीति दोनों ही प्रभावित होने वाले हैं। वास्तव में करोड़ों लोगों को मताधिकार से वंचित कर देने का गंभीर जोखिम ये पैदा कर रहा है। पुअर, मुस्लिम एंड माइग्रेंट वर्कर्स जो कि सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाते हैं बिहार की पॉपुलेशन का, वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर खाली जो प्रवासी मजदूर हैं वो 20% हिस्सेदारी रखती हैं एंड देखा जाए असमान रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को उठाना पड़ जाएगा। इस बात की गंभीर आशंका है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर खास करके पुरुष वोटर मतदाता सूची से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्रवासी पुरुष जो होते हैं, जेंट्स लोग बाहर कमाई करने के लिए चले जाते हैं। SIR प्रक्रिया के दौरान यदि वो गांव में उपस्थित नहीं होते हैं, कागज नहीं पेश कर पाते हैं, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, भले ही आप यहाँ के नागरिक हों। दिक्कत यहाँ पर यह जाती। अब ये बताता है कि जो नया तरीका अपनाया जा रहे हैं ना, जैसे कि स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करी जा रही है, वो पिछले चुनावी नियम और तौर तरीकों से बिल्कुल अलग है। पहले मतदाता बनने के लिए इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं अपनाई जाती थी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पहले ये काफ़ी था कि वो नागरिक स्वयं घोषणा कर दे कि वो भारतीय है, उस निर्वाचन क्षेत्र में रह रहा है, मतलब ये खाली फैत पर आधारित था। और ये जो चीज़ थी, इलेक्टोरल रेगुलेशन एंड सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को सपोर्ट करता था। ये बदलाव इस तरफ इशारा करता है कि सरकार और नागरिक दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो फिर से स्थापित किए जाने की सरकार कोशिश कर रही है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि ये जो रिवीजन हम कम कर रहे हैं इससे डुप्लीकेट एंट्री को हटाएंगे, डिकेज्ड वोटर के नाम हटाएंगे, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, साथ ही साथ इन एलिजिबल इलेक्टोरल्स को भी छांटा जाएगा एंड नए पात्र मतदाताओं को हम नया वोटर आईडी प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 324 के अंतर्गत साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के अंतर्गत ईसीआई को मतदाता सूची तैयार करने और उसको संशोधित करने की पावर दी गई है, इसी का वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये जिस लेवल पर आप कर रहे हैं, जिस टाइमिंग में कर रहे हैं, जिस मेथड से कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो पावर का कुल मिलाकर के मिसयूज़ है। इतने बड़े लेवल पर सुधार कर रहे हो, मात्र 1 महीने का टाइम आप दिए हैं, और ना ही ये उचित है कि ऐसे दस्तावेज़ों की डिमांड करी जाए जो बहुत सारे वोटर्स खास करके हाशिए पर मौजूद समुदायों के पास नहीं होते हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के पास नहीं होते हैं। कई लोगों के पास तो जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं होगा, मार्कशीट नहीं होगी, क्योंकि लिखे पढ़े नहीं हैं, गए भी होंगे तो ऐसे ही बस स्कूल में बैठने के लिए। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट आई है जिसमें बोला जा रहा है कि इनके पास आधार है, वोटर आईडी है, लेबर कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, लेकिन मतदाता बनने के लिए प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी के रूप में इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है काफ केसेक। काफ केसेक एक विश्लेषण होता है, ठीक है, फ्रांज काफका के साहित्यिक कामों से, राइटिंग से आया है। ऐसी स्थिति को बताता है जिसका कोई तर्क वितर्क नहीं है, भ्रम में डालने वाली एंड दमन करने वाली सरकार, अहंकार से भरी सरकार के लिए यूज़ किया जाता है। दिक्कत यहाँ पर यह हो गई है कि एक व्यक्ति को अपनी ही सरकार के द्वारा जारी वोटर आईडी से खुद को साबित करना मुश्किल हो जा रहा, जबकि सरकार ने उसको खुद दी थी। मतलब ईसीआई ने जो वोटर आईडी प्रोवाइड किया था ना, अब वो वैलिड नहीं है, वो कोई काम का नहीं रह गया है। मतलब ईसीआई ने अपनी आईडी को खुद ही इनकार करने से मना कर दिया है। इससे आपने नागरिकों को वोट देने से वंचित कर दिया है, जिसको बोलते हैं डिसफ्रेंचाइजिंग सिटीजन्स। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी है वो भी आपकी कमज़ोर हो गई है। तो इससे क्या संकेत मिलता है? चुनाव की प्रक्रिया की इंटीग्रिटी मतलब निष्पक्षता और पिछले चुनावों की लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि मतदाता सूची की सफाई करना ज़रूरी तो है, लेकिन चुनाव की जो व्यवस्था होती है, इलेक्शन की जो व्यवस्था, उसकी सच्ची भावना ये है कि कोई भी व्यक्ति वोट देने से वंचित ना रहे। साफ सफाई के नाम पर आप आदमी को ही साफ कर दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के विरुद्ध में जाता है। ईसीआई को क्या सोचना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें। ऐसा नहीं कि हम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल खड़ी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बाहर कर दें। अब कौन भारतीय है कौन नहीं है, ये ईसीआई का कानूनी क्षेत्र थोड़ी है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर नागरिकता ट्रिब्यूनल्स की जिम्मेदारी है। लेकिन ईसीआई यहाँ पर अपने पैर डाल रहा है, संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है। ऐसी आशंका है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को आप पावर दे रहे हैं कि वे किसी भी व्यक्ति को फॉरेन नेशनल होने के शक में सिटीजनशिप अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दें। ऐसी दिक्कत आ रही है, तो बताइए। अब नागरिकता साबित करने का जो जिम्मेदारी है पहले सरकार के ऊपर रहती थी, तो नागरिकता साबित करने का बोझ आम लोगों के ऊपर जो आप डाल रहे हैं, इसको भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करी है। पहले के चुनावों में शामिल रहे नागरिकों को अचानक संदिग्ध मान लेना, मतलब जिसने पहले वोट डाला है आप उसी के ऊपर शक करने लग गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मतदाता सूची में शामिल है, मतलब वेरीफाई है उसकी जो कहना चाहिए पात्रता। 2005 में असम की वोटर लिस्ट
में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, नाम हटा रहे हो तो पहले नोटिस दो, जवाब मांगो, उससे जवाब का उसको अवसर दो। नागरिकता से जुड़े मामलों को उचित ट्रिब्यूनल के माध्यम से ही तय किया जाएगा। कोई चुनाव अधिकारी यहाँ पर बीच में अपनी पावर नहीं दिखा सकता। बिहार में जो कुछ चल रहा है वो बिना किसी कानूनी या फिर जुडिशियल ओवरसाइट के हो रहा है। कुल मिलाकर के ये एनआरसी जैसा ही है। इसमें नागरिकता की जांच करने वाला रवैया अपनाया जा रहा है, जबकि ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक चुनावी कार्यप्रणाली होनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो रिवीजन है वो एक्सक्लूजन बन गया है। लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला बदलाव यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रक्रिया के निर्धारण के पीछे राजनीतिक उद्देश्य छिपे हो सकते हैं, क्योंकि आपने चुनाव के ठीक पहले किया है। 2 करोड़ मतदाता इसमें से क्लियर हो जाएंगे। बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर कुछ लाख लोग भी हट जाएंगे ना, तो इसका असर सीधे सीधे क्लोजली कॉन्टेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस के चुनावों पर असर डाल देगा। ठीक है, जहाँ पर थोड़े मोड़े वोट से ही हार जीत होती है। और एनडीए को इस प्रक्रिया से राजनीतिक लाभ मिल सकता है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन उसको जबरदस्त टक्कर दे रहा है। एक तरफ तो दस्तावेज की भारी मांग हो रही है, दूसरी तरफ मानसून के मौसम में आप इसको कर रहे हैं। बिहार का बड़ा हिस्सा भी कमाई करने के लिए गया है, जगह जगह पर बाढ़ आई है। 30 दिन में ही आप इस काम को पूरा करना चाहते हैं, जबकि उस समय कई सारे माइग्रेंट वर्कर घर पर नहीं हैं। कुल मिलाकर कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कठोरता है। ठीक है, साथ ही साथ जो वेदर है, संवेदनशीलता, दोनों चीज़ का एक प्रकार से मेल हो गया है। परफेक्ट संकट क्राइसिस आ गया है। बहुत सारे जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन। ये गैरीमैंडरिंग का एक सूक्ष्म रूप है, जहाँ पर कुछ खास समुदायों को सिस्टमेटिक तरीके से बाहर कर दिया जाता है। ये चीज़ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल पर आने वाले टाइम में हो सकती है। बिहार में जो हो रहा है वो अन्य राज्यों में लागू होने वाला मॉडल बन सकता है। ईसीआई के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इसी प्रकार स्पेशल रिवीजन की योजना हम असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी करेंगे। तो ये एक नया दस्तावेज, डॉक्यूमेंट इंटेंसिव मतदाता सत्यापन मॉडल स्थापित कर देगा, जो हिस्ट्रिकली वंचित समुदाय हैं, गरीब हैं, मुस्लिम हैं, माइग्रेंट लेबर हैं, ये लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। ये जो मामला है सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा करके लोगों ने याचिकाएं दायर करी हैं, जो बोलता है कि मताधिकार कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिग्निटी के साथ में लोग वोट डाल सकें। इन सब बातों को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये आर्टिकल भी हाल फिलहाल में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इलेक्टोरल रूल्स में जो रिफॉर्म्स लाने की बात करी जा रही है उस पर बेस्ड है। सरकार ने इतनी ज़्यादा जल्दी मचा दी है इस मामले में, ऐसे में जो अधिकारी लोग हैं वो खुद इतने जल्दी काम नहीं कर पाएंगे। लॉजिस्टिकली नाइटमेयर ये बात साबित हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ इसे बिहार के लाखों वोटर्स के लिए लगभग असंभव बनाने वाली है वो ये है 11 कागज की सूची, जिन्हें ईसीआई वोटर आईडी का प्रमाण मान रहा है, वोट देने का अधिकार का सबूत मान रहा है। ज़्यादातर लोगों के पास में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन ईसीआई का कहना है ये कोई काम के नहीं है। इसकी जगह आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आओ, मैट्रिक प्रमाण पत्र, भूमि या फिर मकान का मालिकाना हक, जाति प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट लेकर के आओ।
ऐसी स्थिति में बिहार के आम लोग अपनी पात्रता या फिर नागरिकता कैसे करके साबित करेंगे, ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। सरकार ने इसको नाम दिया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। 24 जून 2025 को अचानक ये चालू हुआ है, अभी इसका सेकेंड वीक चल रहा है। अब तक सभी को ये पता चल गया है कि ये प्रक्रिया लगभग 20 साल के गैप के बाद हो रही है, लेकिन ये जानकारी अधूरी है। इस बार का जो SIR हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, पहले के सभी SIR से बिल्कुल अलग है, फंडामेंटली डिफरेंट है। इस बार की प्रक्रिया में कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है मतदाता सूची में, जिसमें लोगों को अपने दस्तावेज देकर खुद मतदाता सिद्ध करना पड़ेगा कि आप वोटर हो। इस प्रक्रिया की आप इस प्रकार से अचानक शुरुआत कर दे रहे हैं। पहली बात तो ये है इस प्रकार से अचानक किया जाना, साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी का नहीं दिखाई देना। इसने 2016 की डीमोनेटाइजेशन को याद दिला दिया है, नोटबंदी को। बिहार के लोग अब SIR को वोटबंदी कह रहे हैं, जैसे नोटबंदी को नोटबंदी कहते थे डीमोनेटाइजेशन को। लेकिन इस प्रक्रिया में असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जैसी कड़वी सच्चाई भी मौजूद है। बिहार के लगभग 5 करोड़ मतदाता अब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट से होकर के गुजरेंगे, ताकि वे अपनी नागरिकता और वोट डालने का अधिकार सिद्ध कर सकें। NRC जो थी ना, वो अचानक नहीं आई थी। असम में जो NRC लाई गई थी वो अचानक नहीं आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चला था। इसमें 6 साल और 2 चरण लग गए, 3.3 करोड़ लोगों को कवर किया गया था। तब भी असम की सरकार ने इसको ना एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि 20 लाख लोग इससे आउट हो गए थे। वहीं बिहार में सभी लोगों से फार्म और कागज़ बस 1 महीने में मंगाई जा रहे हैं, मतलब जुलाई के महीने में इकट्ठे करने हैं। ये वही महीना है जब मानसून चरम पर होता है, नॉर्थ वाला बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है एंड सीजनल माइग्रेशन चरम पर रहता है, कमाई करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि लॉजिस्टिकल नाइटमेयर ये साबित होने वाला है, मतलब उनके अधिकारी खुद इतने जल्दी अपना काम नहीं निपटा पाएंगे। तो ये स्थिति बड़े पैमाने पर लोगों को वोट डालने से रोकने वाली है। जहां एक तरफ बिहार के माइग्रेंट लेबर को मतदाता सूची से आप हटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां 100 लोग हैं, वहां 150 वोटर कैसे करके हो गए। आलोचकों का कहना है कि ये ECI के द्वारा एक प्रकार सा बैलेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है कि वहाँ पर बढ़ा के दिखा दो और यहाँ पर कम करके दिखा दो। ये जो रिवीजन किया जा रहा है भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में फंडामेंटल शिफ्ट बताता है। अभी तक ऐसा था कि नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी सरकार की होती थी, लेकिन अब हमारे ऊपर डाल दिए हैं। ये चेंजेस नेचुरल जस्टिस के खिलाफ में है, जिसमें बोला जाता है व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाए, लेकिन सरकार यहाँ पर सबको संदेह की निगाह से देख रही है। इससे उनके लोकतांत्रिक अधिकार हो रहे हैं कमजोर। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो लोग 2003 की मतदाता सूची से बाहर थे, उन्हें अपनी नागरिकता फिर से सिद्ध करना पड़ेगा, जिससे वे मतदाता सूची से बाहर किए जा सकते हैं। भले ही कानूनी रूप से आप नागरिक हो, लेकिन सूची से हटाए जाने पर वे रियल में वोट नहीं डाल पाएंगे। इससे आप एक नई श्रेणी के लोग बना लेते हैं, जो कि 2nd ग्रेड सिटीजन हैं, असुरक्षित हैं, द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन गए, जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी से बाहर है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में बिना किसी भेदभाव के यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजीज प्रोवाइड करी गई थी,
लेकिन आज के टाइम में ऑनरशिप के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिमांड करी जा रही है। ये एक प्रकार से बाधा खड़ी हो रही है और वोट डालने के अधिकार को, फ्रेंचाइज को रोका जा रहा है। इससे जो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है वो प्रभावित हो रही है। बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए एक नया मोड़ है। ये वेरिफिकेशन के नाम पर गरीब लोगों को हाशिए पर डाल देगा। इस समय ज़रूरत है कि वोटर के राइट्स की रक्षा के लिए ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड कानूनी रूप से मजबूत सिस्टम लाया जाए। अब आपको यदि सत्यापन करवाना ही है तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं? बोलेंगे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड लेके आओ। पंचायत और वार्ड लेवल पर शिकायत निवारण प्रणाली आप लेके आओ, ठीक है। ऐसे बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी मत कराओ। साथ ही साथ जो लोग माइग्रेंट्स कर रहे हैं उनका पंजीकरण होना चाहिए। व्यक्तिगत सुनवाई और कानूनी सुरक्षा के बिना बड़े पैमाने पर यदि नाम हटाया जा रहा है तो वो गलत है। तो ईसीआई का ये दायित्व है कि वो मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखे, ठीक है, सुनिश्चित करे, ना कि उसमें बाधा डाले पे या फिर लोगों को आउट करे। नागरिक समाज, साथ ही साथ जो कानून के जानकार हैं, अपोजिशन की पार्टी हैं, इन सब को मिलकर के आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को हम कंटिन्यू रख सकें। न्यूज़ वाले आर्टिकल की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ट्रम्प की तरफ से टैरिफ को लेकर के कुछ न्यू घोषणा करी गई है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहना है कि इंडिया एंड यूएस के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो सकती है 1 या 2 दिन के अंदर में। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्ट टैरिफ में वृद्धि पर रोक को 1 अगस्त तक बढ़ा दिया है। भारत ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अगर जो समझौता है भारत के हित के अनुकूल नहीं होती हैं तो भारत फिर आगे हाथ नहीं बढ़ाएगा। ये बयान तब आता है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है अमेरिका भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट के बेहद करीब है। उस समय इंडिया ने भी ये चीज़ बोली थी। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 14 देशों को लेटर भेजा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें 1 अगस्त से हायर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। इसका उद्देश्य है अमेरिका के साथ में अमेरिका को जो घाटा हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, उसको वो ठीक करेगा। जैसे जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड। भारत को ये लेटर नहीं भेजा गया है। लिबरेशन डे टैरिफ जो कि 2 अप्रैल को घोषित किए गए थे और पहले 8 जुलाई तक उसमें रोक लगा दी गई, लगभग सभी देश में लागू थे। इसमें इंडियन इंपोर्ट्स पर 26% टैक्स की बात करी गई थी। एक अधिकारी ने बताया है कि 1 अगस्त की डेडलाइन केवल उन्हीं देशों पर लागू होगी जिन्हें ट्रंप ने लेटर भेजा है। हालांकि भारत को ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है, इसलिए 8 से 9 जुलाई के टाइम पीरियड पर काम किया जा रहा है। वहीं यदि हम बात करें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से, अमेरिका ने उच्च टैक्स लगाने की जो रोक थी, सस्पेंशन ऑफ हायर टैरिफ्स को 1 अगस्त तक बढ़ाया है। ऑफिशियल्स ने बताया है कि 8 जुलाई या 1 या फिर 2 दिन में समझौता हो सकता है, लेकिन भारत के हिसाब से भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो भारत 1 अगस्त तक का समय ले सकता है। अब ट्रंप का कहना है कि अगली बार मैं ऐसा कोई डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं करूंगा। 1 अगस्त के बाद यदि समझौता ना हो तो फिर मैं एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। भारत के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में लीडरशिप में एक टीम हाल ही में अमेरिका के दौरे से लौटी है। ऑलरेडी से 2 बार चक्कर हम लोग काट चुके हैं। भारत ने अपनी अंतिम प्रस्ताव अमेरिका को सौंप दिए हैं, अब डिसीजन अमेरिका लेगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो एग्रीमेंट है अभी वो लटका हुआ है, क्योंकि अमेरिका चाहता है भारत जीएम क्रॉप्स जैसे कि सोयाबीन मील, डीडीजीएस, डिस्टिलरीज, ड्राइड ग्रेन विथ सोल्यूबल्स जैसे पशु आहार के लिए जो आयात है उसकी परमिशन दे। ये जो प्रोडक्ट हैं एथेनॉल प्रोडक्शन की प्रक्रिया के उप उत्पाद हैं,
एंड भारत घरेलू जीएम फसलों को भी लेकर के झिझक रहा है। आयात तो दूर की बात है, हमारे देश में खुद ही विरोध हो रहा, तो हम अमेरिका से क्या खरीदेंगे। एक और अमेरिका की डिमांड ये है कि भारत अमेरिका से गाय के दूध की इंपोर्ट पर अनुमति दी। लेकिन दिक्कत ये है, इतना ज़्यादा हम मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ से मंगवा के भी क्या कर लेंगे। हेल्थ, पशु कल्याण और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ में जाता है ये चीज़। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये आई है पार्टिकुलरली ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल से रिलेटेड। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ की चर्चा करेंगे। तो ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल होती है, ठीक है, ये स्टेट बर्ड माना जाता है केरल एंड अरुणाचल प्रदेश का। इसको महान भारतीय हॉर्नबिल भी बोला जाता है। ये भारत में पूरब और उत्तर वाला एरिया। इसके अलावा हिमालय की तलहटी के जो जंगल होते हैं वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में ये पाए जाते हैं। यदि हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो भूटान, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप में मुख्य रूप से। इसके अलावा एक छोटी आबादी सिंगापुर में भी पाई जाती है। यदि हम बात करें किस प्रकार के स्थान को ये चूज़ करते हैं, तो घने, पुराने और नम जंगल में ये रहते हैं। ज़्यादातर ऊंचे और पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वृक्ष पर ही डिपेंड रहता है, इसलिए वनों की कटाई सबसे बड़ा खतरा है। सोशल बिहेवियर की बात करें तो ये ग्रुप में रहते हैं। 2 से 40 पक्षियों का एक छोटा समूह होता है। जब फलदार पेड़ होते हैं तब ये बड़े समूहों में इकट्ठे हो सकते हैं। रात में ये पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक साथ सोते हैं एंड दिन में ये सक्रिय रहते हैं। डायurnal बिहेवियर जिसको बोला जाता है। वहीं यदि हम डाइट की बातचीत करें तो दोस्तों ये कच्चे फल, टेंडर एंड पौधों की टहनियाँ खाते हैं। कभी कभी मांसाहारी भी हो सकते हैं, जैसे कीड़े, छोटे सरीसृप, पक्षी, छोटे स्तनधारी भी खा लेते हैं। इसके अलावा इनका इम्पोर्टेंस होता है सीड डिस्पर्सल में, ताकि पौधे एक जगह से दूसरी जगह उग सकते हैं। थ्रेट्स की बात करें, हैबिटाट लॉस, पेड़ की कटाई होना, अतिक्रमण होना, शिकार किया जाना, चोंच के लिए, इस चोंच का ऊपरी हिस्सा है उसके लिए, और इसके पंखों के लिए शिकार होता है। IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है।